दोस्तों अब हम ग्राफ को पहले समझेंगे, इसके बाद ग्राफ के मदद से हम सारे गति के सूत्र को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ हम बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ बिंदु पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला प्रथम बिंदु है कि अक्ष का चुनाव करना है। क्या करना है? अक्ष का चुनाव। अक्ष का चुनाव करना है। जैसे यानी कि आपने अक्ष जो लिया है, अगर मान के चलो ये मेरा x है और ये अक्ष मेरा y है, तो इस अक्ष का सबसे पहले चुनाव करना है कि आपने किसको दूरी रखा है, किसको समय रखा है। ये अक्ष का चुनाव सबसे पहला बिंदु है। दूसरा बच्चों ये है कि इसमें स्केल का चुनाव होना चाहिए। स्केल का मापन। स्केल का मापन ये होना चाहिए कि हमने कितने दूरी को क्या माना है, यानी कि कितने कितने सेक्शन को हमने क्या क्या माना है, इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्केल का मापन करना पड़ेगा। और तीसरा दोस्तों ये है कि सबसे पहली बात इसमें ये ध्यान देना है कि जिस वस्तु का हम ग्राफ खींच रहे हैं, क्या उस वस्तु का इस अक्ष पर मेरा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। दोस्तों इस बारे में हम बात करेंगे, और इसके बाद जिस वस्तु का मापन हम कर रहे हैं, उस वस्तु के सबसे पहले दोनों अक्ष के हम लोग बिंदु को पहचानेंगे। अगर हमने सपोज स्केल का मापन कर लिया 1 2 3 4, इधर भी कुछ स्केल का मापन कर लिया 1 2 3 4। अगर दोस्तों अगर हमको बिंदु 2 1 चाहिए, यानी कि x का मान 2 चाहिए, y का मान 1 चाहिए, तो ये बिंदु कहीं यहां आएगा। इस प्रकार दोस्तों तीसरा पॉइंट है बिंदु का चुनाव। क्या होना चाहिए? बिंदु का चुनाव होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है बिंदुओं को मिलाना। बिंदुओं को मिलाना। अगर इस चारों केस को दोस्तों अगर हम कर लेंगे, इस प्रकार हमारा ग्राफ को क्या कर देंगे, हम लोग ग्राफ को खींच लेंगे। तो ये ग्राफ खींचने का 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को आप लोग नोट कर ले। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इन चारों बातों को फिर से हम दूरी और समय ग्राफ को देखते हैं कि दूरी और समय ग्राफ को कैसे खींचते हैं। हमने बताया था कि ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले अक्ष का चुनाव करना है। तो हमने मान लिया कि जो मेरा x अक्ष था उसको समय अक्ष मान लिया, और जो मेरा y अक्ष था s यानी कि दूरी अक्ष मान लिया। ठीक है, इस पे समय वाले बिंदु को रखेंगे, इस पे दूरी वाले बिंदु को रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला अक्ष का चुनाव हो गया। दूसरा हमने बोला था कि स्केल का चुनाव होना चाहिए। यहां से यहां अगर 10 सेकंड लग रहा है तो इतने स्केल को 10 सेकंड मानेंगे पूरे सेक्शन में। इस प्रकार यहां से इस बिंदु के बीच का दूरी अगर 5 मीटर है तो इतने सेक्शन को 5 मीटर मानेंगे इस ग्राफ पे, इस अक्ष पे। ठीक है दोस्तों, तो हम मान के चलते हैं कि 20 सेकंड में कोई मेरा वस्तु यहां रहा और 30 सेकंड में मेरा वस्तु यहां चला गया। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार 30 से 40 सेकंड में मेरा वस्तु कहीं यहां रहा था और 50 सेकंड में वस्तु मेरा क्या रहा, यहां चला गया। अगर हम डॉटेड लाइन को दिखाएंगे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से डॉटेड लाइन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो सबसे पहले हमको 20 सेकंड में 10 मीटर वाले बिंदु, फिर 30 सेकंड में 20 मीटर वाले बिंदु, दोनों बिंदु, फिर 40 सेकंड में 25 मीटर चला, फिर 50 सेकंड में ये मीटर चला। जब इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का हमको क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि दूरी अक्ष और समय अक्ष में चाल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चाल बराबर जो मेरा सूत्र होता है, तय की गई दूरी बटा में समय, कुल समय मतलब उस दूरी को तय करने में लगा समय। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर इस बिंदु को A और B देते हैं, इसको C और D देते हैं, दोस्तों देखते हैं कि चाल AB यानी कि A से B में जाने में क्या चाल रहा होगा। यानी कि चाल को यूं से दिखाते हैं, A से B तक जाने में क्या चाल रहा होगा। तो A से B में कितना दूरी तय किया गया है? A से B में टोटल हमारा 5 मीटर का दूरी तय किया है। ठीक है दोस्तों, 15 से 20 हुआ है। और A से B जाने में समय कितना लिया है? 20 से 30 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड का समय लिया है।
तो इस प्रकार 1 बट्टे में 5 गुना 10 करेंगे, 1 बट्टे में 2 मीटर पर सेकंड आ गया चाल ए से बी तक जाने में। ठीक है दोस्तों, अब हम बी से सी तक देखते हैं, यानी कि मेरा चाल बी से सी तक जाने में क्या है, तो बी से सी तक दूरी कितना तय किया है, 20 से 25 मीटर, यानी कि 5 मीटर का दूरी तय किया है। और समय कितना लगा है, 30 सेकंड से 40 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड लगा है। दोस्तों इसको भी हम देख रहे हैं कि 1/2 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। अब हम लोग सी से डी का देखते हैं, तो यू सी से डी क्या हो जाएगा, सी से डी कितना दूरी तय किया गया है, तो सी पर 25 था, डी पर बिंदु क्या आ गया 30, यानी कि इसमें भी 5 मीटर का दूरी तय किया गया। और समय कितना गया दोस्तों 10 सेकंड, इसमें भी 1/2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जब दूरी और समय अक्ष में जब हम ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है, यानी कि अगर एक सीधी लाइन आ रहा है तो प्रत्येक लाइन में किसी भी बिंदु के बीच का अगर हम ढाल देखेंगे दोस्तों, ढाल यानी कि इसको अगर कोण देखेंगे, यहां से यहां का कोण और यहां से यहां का कोण दोस्तों, तो सभी का सभी ढाल क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार अगर हम ढाल बराबर लिखते हैं, ढाल बराबर, ढाल क्या हो जाएगा, अगर इसको ओ मानते हैं किसमें, ढाल त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में ढाल बराबर, ढाल क्या हो जाएगा दोस्तों, ढाल बराबर बताइए, तो होता है बी ओ लंब बटे में आधार ए ओ, यानी कि दूरी हो गया मेरा 5 और समय हो गया 10, यानी कि 1/2। दोस्तों अगर समय, दूरी और समय अक्ष में अगर मेरा इस प्रकार का अगर एक सीधी रेखा होगा ग्राफ, तो हम कहेंगे कि इस वस्तु का जो चाल है वो एक समान चाल से चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, क्योंकि उसका ढाल जो है क्या है, बराबर है। प्रत्येक बिंदु पर उसका ढाल क्या है, बराबर है। चाल निकालने का तरीका हम लोग सीखे हैं, तय की गई दूरी बटा में कुल समय। इस प्रकार का अगर आलेख देखेंगे तो कहेंगे एक समान चाल से वस्तु चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक इस प्रकार के भी ग्राफ को देखते हैं। दोस्तों हम इस ग्राफ में क्या देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यानी कि अगर किसी वस्तु का स्थिति देख रहे हैं कि समय 10 सेकंड में स्थिति 0 से 10 सेकंड में वस्तु यहाँ था 10 मीटर पे था, अगला 10 से 20 सेकंड वस्तु फिर वहीं का वहीं पे है, फिर अगला 30 सेकंड पे वस्तु वहीं का वहीं पे है, फिर 40 सेकंड में वस्तु वहीं का वहीं पे है। बस दोस्तों हम ये क्या देख रहे हैं कि किसी वस्तु का जो दूरी, यानी कि जो दूरी का स्थिति है दोस्तों, वो नहीं बदल रहा है, लेकिन उसका समय क्या है, बदल रहा है। तो दोस्तों याद करो, हम बताए थे कि जब किसी वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। लेकिन जब कोई वस्तु समय बढ़ने के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करे, उस केस में इस वस्तु को हम विराम की अवस्था में बोलते हैं। यानी कि इस ग्राफ को हम कहेंगे कि वस्तु कैसा है, स्थिर है। कैसा है, स्थिर है या विराम में है, रेस्ट में। क्या है, विराम में है। ठीक है दोस्तों, चाल और समय आलेख को पढ़ेंगे, यानी कि स्पीड और टाइम ग्राफ को। दोस्तों इस ग्राफ को देखेंगे कि जब किसी वस्तु का समय बढ़ रहा है, यानी कि 10 सेकंड में इस वस्तु का अगर चाल देखेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड था, 20वां सेकंड फिर 10 सेकंड बाद देखेंगे तो 10 ही मीटर पर सेकंड, फिर 30 सेकंड, यानी कि फिर अगला 10 सेकंड में देखेंगे तो हम बस दोस्तों ये क्या है कि हम जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, क्या वस्तु का चाल बढ़ रहा है या वस्तु का चाल स्थिर है। इस ग्राफ के अनुसार समय के बढ़ने के क्रम में, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु का जो चाल है वो बदल नहीं रहा है। इस केस में कहेंगे कि ये वस्तु का जो चाल होगा वो एक समान चाल होगा। क्या होगा, एक समान चाल होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरा केस देखते हैं। माना मेरा ये चाल है और ये मेरा क्या है, समय है। ठीक है दोस्तों, ये चाल को u दिखाया और ये समय को t दिखाया। दोस्तों वस्तु का चाल
कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मान के चलेंगे कि एक मेरा ए बिंदु यहाँ है और एक मेरा बी बिंदु यहाँ है। ए से बी में अगर जाने में मेरा समय t1 लगा है, उस प्रकार वस्तु अगर किसी बिंदु C पे और अगर किसी बिंदु D पे है, यानी कि दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ये t1, ये t2, ये t3 और ये t4, वस्तु का वेग और समय का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो दोस्तों आप बताइए कि वस्तु का जो चाल होगा, चाल क्या प्रत्येक समय अंतराल में समान है? t1 से t2 में देख रहे हैं तो कुछ चाल का मान इतना आ रहा है, t2 से t3 में देख रहे हैं यानी सेम समान अंतराल में देख रहे हैं तो चाल का मान देखिए बढ़ के इतना हो गया। ठीक थोड़ा और समय में बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि चाल का मान यहाँ से बढ़ के अचानक यहाँ हो गया। तो दोस्तों हम ऐसे अगर ग्राफ के माध्यम से पूछेंगे कि क्या चाल एक निश्चित समय अंतराल के बाद इस वस्तु का चाल के में जो परिवर्तन हो रहा है वो समान हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ग्राफ को देखने ही से लग रहा है कि नहीं हो रहा है। एक यहाँ सेक्शन इतना है, इससे कुछ बड़ा सेक्शन है ये, इनसे बीच में सेक्शन ये है, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल पे वस्तु का चाल जो है समान नहीं रह रहा है, तो इसको असमान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? असमान चाल। दोस्तों हमने बताया था कि अगर दो केस होता है इसको ग्राफ खींचने में कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। इस सूत्र को याद रखेंगे और किसी भी प्रकार के दिए हुए ग्राफ को हम क्या कर देंगे, तरीके से बनाएंगे। इस ग्राफ को देखने के बाद लगता है कि ये जो ग्राफ है ये समान चाल का है और ये जो ग्राफ है वो असमान चाल का है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम असमान चाल के बारे में जानते हैं। दूरी और समय अक्ष पर असमान चाल को कैसे पहचानेंगे? अगर दूरी और समय अक्ष पर कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा तो हम कहेंगे असमान चाल। पहचानेंगे कैसे? तो मान लेते हैं कि एट टाइम t बराबर t1 पे मेरा वस्तु यहाँ पे था, फिर एट टाइम t बराबर t2 पे मेरा वस्तु क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, फिर टाइम t बराबर t3 पर समान स्केल में लेना है दोस्तों। ठीक है, t बराबर t3 पर वस्तु मेरा कहाँ चला गया, यहाँ पे C पे, और C के समान अंतराल पे t बराबर t4 पे वस्तु मेरा कहाँ चला गया, यहाँ D पे। दोस्तों दूरी और समय अक्ष का जो ढाल होता है वही मेरा चाल देता है। चाल बराबर सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर सूत्र होगा दूरी बट्टे में समय, यानी कि दूरी अक्ष समय का ढाल। जब किसी वस्तु जब किसी कर्व पे वलय पे हम किसी वस्तु का क्या लिखते हैं कि ढाल लिखते हैं, तो उस बिंदु पर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या करते हैं? सीधी लाइन खींचते हैं। तो बच्चों जब आप प्रत्येक बिंदु पर एक सीधी लाइन खींचेंगे तो देखेंगे कि वस्तु का जो ढाल होगा समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये A है, ये B का है, और ये दोस्तों ये क्या है, ये C का है, और ये वाला क्या है, ये क्या है, D का है। यानी कि अगर हम देखेंगे दोस्तों तो इसका ढाल जो है A पर ये था, B पर ढाल देख लिए तो ये था, C पर ढाल देख लिए तो ये था, और D पर ढाल देख लिए तो ये हो गया। यानी कि दोस्तों इसका ढाल जो है बढ़ रहा है, ढाल जो है क्या है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार कहेंगे कि इसका चाल भी समान नहीं है, चाल भी क्या है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इस ग्राफ में, दूरी और समय ग्राफ में वस्तु का जो चाल है वो क्या है, असमान है। देखिए ना, इस बिंदु पर अगर हम ढाल खींचना होगा तो एक सीधी रेखा खींचते हैं नियम के अनुसार, तो ढाल मेरा कुछ इतना आएगा, और जब B वस्तु पे खींचते हैं तो ढाल मेरा ये आएगा, C पर मेरा ढाल ये आ रहा है, और D पर देखिए ना मेरा ढाल ये आ रहा है। यानी कि ढाल का मान बढ़ते जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इस वस्तु का चाल जो है असमान है। आइए दोस्तों अब हम विस्थापन और समय ग्राफ को देखेंगे कि t बराबर, ये मेरा कुछ आलेख का बिंदु दिया हुआ है, इसी बिंदु के हिसाब से हम ग्राफ खींचेंगे कि समय 0 सेकंड में विस्थापन 0 था, समय 10 सेकंड में विस्थापन 20 मीटर है, समय 20 सेकंड में विस्थापन 40 मीटर है, समय 30 सेकंड में विस्थापन 60 मीटर है, समय 40 सेकंड में विस्थापन
इस प्रकार 80 सेकंड में 100। इन सारे बिंदु को इस पे सबसे पहले हम खोजेंगे। 0 सेकंड पे 0, एक मेरा बिंदु यहाँ मिल गया। 10 सेकंड पे 20 मीटर पे, यानी कि कहीं बिंदु ये रहा होगा, ये मेरा बिंदु मिल गया। फिर 20 सेकंड पे 40 विस्थापन है, 40 विस्थापन है कहाँ, 20 सेकंड पे, बिंदु ये हो गया। 30 सेकंड में 60 है, 30 सेकंड में 60 विस्थापन मेरा 60 है और समय क्या है 30, ये बिंदु। 40 सेकंड में 80 मीटर विस्थापन है 40 मीटर में, और 100 मीटर, इस प्रकार का मेरा बिंदु मिल गया। इन सारे बिंदुओं को मिलाइए ग्राफ के नियम के अनुसार, ये मेरा हो जाएगा विस्थापन समय। विस्थापन समय ग्राफ। दोस्तों इस ग्राफ को खींचने के बाद हम देखेंगे कि इस वस्तु का जो विस्थापन है एक निश्चित समय अंतराल में, यानी कि हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटा में समय। या यूं कहें कि अगर किसी वस्तु का वेग निकालना हो और विस्थापन और समय का अगर हमको ग्राफ दिया हो, तो विस्थापन समय का जो ढाल होगा वही मेरा वेग होगा। जिस प्रकार दूरी और समय में ढाल चाल हुआ करता था, उसी प्रकार विस्थापन और समय में ढाल वेग होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस ग्राफ की ढाल के बारे में भी बात करेंगे तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा, वेग। और किसी बिंदु के बीच के हम ढाल को निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं कि हम इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का ढाल निकालना चाह रहे हैं। इसको A, इसको B, इसको C नाम दिए, तो ढाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ढाल बराबर बताइए, ये हुआ मेरा ढाल थीटा BC बटा में AC। BC कितना है, B से C कितना दूरी है, 20 से 40 60, यानी कि 40 का दूरी है, और A से C के बीच कितना समय लगा है 20 सेकंड, 10 से 30 हुआ है तो 20 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा मेरा ढाल। ठीक है दोस्तों, और इसी ढाल को हम कहते हैं वेग। अगर दोस्तों अगर हम A से और इनके बीच के अगर हम ढाल निकालते हैं, इसको हम P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, ढाल त्रिभुज AQP में ढाल निकालना है, क्या हो जाएगा बताइए, तो ढाल बराबर हो जाएगा ये वाला PQ बटा में AQ। PQ का मान कितना है, 20 था 100 हो गया, यानी कि 80 दोनों के अंतर, और ये क्या था 10 था 50 हो गया, यानी कि 40 कटाएंगे तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड आएगा। दोस्तों इस प्रकार के ग्राफ में किसी भी दो बिंदु के बीच में अगर हम ढाल निकालेंगे तो ढाल का मान इतना ही आएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार कहेंगे कि विस्थापन और समय ग्राफ में अगर ग्राफ कुछ सीधी रेखा होगा तो उसका ढाल जो होगा बराबर होगा, यानी कि उसका वेग जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो इसको हम एक समान वेग वाले ग्राफ भी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पूरे ग्राफ में वस्तु का वेग जो है समान है, क्योंकि इस पूरे ग्राफ में वस्तु का ढाल क्या है, समान है। किसी भी दो बिंदु के बीच ढाल निकालें, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों आइए अब हम वेग और समय ग्राफ को पढ़ते हैं, और ग्राफ के अनुसार हम देखते हैं कि t बराबर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड और 40 सेकंड में वस्तु का वेग जो है वो 40 मीटर पर सेकंड ही है, यानी कि समय मेरा बढ़ रहा है लेकिन वस्तु का वेग जो है नहीं बढ़ रहा। इस केस में इस वेग को कहेंगे एक समान वेग, एक समान वेग। ठीक है दोस्तों आइए ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या ग्राफ वाले जितने भी सूत्र होते हैं उनको समझने के लिए दो बातों पे हमेशा ध्यान रखना होगा। एक तो उस ग्राफ में दिए हुए ग्राफ का ढाल, और दूसरा दिया हुआ ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों कब ढाल काम आएगा और कब क्षेत्रफल काम आएगा उस बात को आइए समझते हैं। दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय।
और वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे में समय। ठीक है दोस्तों, जो राशि किसी दो राशियों के अनुपात से आती हो, जो राशि किसी दो राशियों के अनुपात से आती हो, उन दो राशियों का ढाल ही उस राशि को बतलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दूरी और समय का अगर हम ग्राफ अगर खींच देंगे बच्चों, दूरी और समय का अगर हम ग्राफ खींच देंगे और दूरी और समय का जो ढाल होगा, यानी कि ढाल यानी कि ये थीटा जो होगा वो 4 देगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार वेग और विस्थापन के भी केस में अगर विस्थापन और समय का अगर ग्राफ खींच देंगे दोस्तों, और इसका जो हमारा ढाल देगा दोस्तों, ये जो ढाल देगा वो वेग देगा। यानी कि दो राशियों के अनुपात में हमको ढाल निकालना होगा तो तीसरी राशि प्राप्त होगी, अगर अनुपात वाली राशि को देखेंगे तब। अब दोस्तों बात करते हैं दूरी के बराबर। दूरी के केस में तो दूरी बराबर दोस्तों होता है 4 गुणे समय, या वेग बराबर होता है विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई दो राशियों के गुणा करने पे तीसरी राशि प्राप्त हो, किसी दो राशियों के गुणा करने पे तीसरी राशि अगर प्राप्त हो तो इन दो राशियों के ग्राफ का क्षेत्रफल तीसरी राशि देगा। उसी केस में चाल और समय का, अगर दोस्तों अगर हम चाल और समय का ग्राफ खींच दें, मान के चलिए कि चाल और समय का ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ये आपका अगर चाल है और ये आपका क्या है दोस्तों, समय है। यहां तक का आपको ग्राफ दिया है। तो दोस्तों इस चाल और समय का ग्राफ है, तीसरी राशि क्या निकलेगा, दूरी। तो इस पूरे ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, इस पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल जो होगा वो दूरी देगा। उसी प्रकार अगर वेग और समय का ग्राफ हमको दिया हो, अगर क्या दिया हो, वेग और समय का ग्राफ दिया हो, तो इन वेग और समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा विस्थापन देगा। दो बात आपको ध्यान में रखना है, अगर दो राशि अनुपात में हो तो तीसरी राशि उन दो राशियों का ढाल देगा, और अगर दो राशि गुणा में हो तो तीसरी राशि उन दोनों राशि के क्षेत्रफल को देगा। ये दो चीज याद रखें बच्चों, ग्राफ खींचने में बिल्कुल आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों वेग और समय ग्राफ से किसी वस्तु का विस्थापन कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं। मान के चलेंगे दोस्तों कि ये मेरा वेग और समय ग्राफ है। ठीक है, 10 सेकंड पे बेस वेग इतना और 50 सेकंड पर भी बेस वेग मेरा इतना दिया हुआ है। दोस्तों हमने बताया था कि जब वेग और समय का ग्राफ दिया हो तो इस दोनों का यानी कि विस्थापन निकालना है दोस्तों। सबसे पहले विस्थापन का सूत्र लिख लेंगे। विस्थापन का सूत्र होता है, बताइए क्या होता है, वेग गुणे समय। दोस्तों हमने बताया था कि जब दो राशियों के गुणनफल से तीसरी राशि प्राप्त हो तो ग्राफ में उन दोनों अक्षों के बीच का क्षेत्रफल दे देगा तीसरी राशि। यानी कि वेग और समय का गुणनफल है तो वेग और समय अक्ष पर जो ग्राफ हमको मिलेगा उसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे दोस्तों, तो ये मेरा क्षेत्रफल ही दे देगा इन राशियों का विस्थापन। अगर हम मान के चलते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो सूत्र के अनुसार विस्थापन जो हो जाएगा, विस्थापन क्या होगा दोस्तों, विस्थापन होगा A B C D का क्षेत्रफल, A B C D का क्षेत्रफल। और A B C D का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, A B C D चूंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि AB गुणे AD। ठीक है दोस्तों, AB का मान देखिए क्या है, AB का मान है 20 मीटर, 20 यूनिट में काम करेंगे। और AD का मान कितना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 50 है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो 40 यानी कि ये क्या हो जाएगा 800 मीटर। विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन क्या हो जाएगा बताइए, विस्थापन बराबर हो जाएगा 800 मीटर। इस प्रकार वेग और समय ग्राफ से हमको त्वरण निकालना है।
दोस्तों ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, तो प्रत्येक बिंदु को हम क्या कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे प्रत्येक बिंदुओं का। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक बिंदु का क्या कर लेंगे दोस्तों, चुनाव कर लेंगे इस प्रकार से। ओ ये अगर बी, इसको अगर हम नाम देते हैं दोस्तों, इससे हमको त्वरण निकालना है। तो सबसे पहले हम त्वरण का सूत्र लिखेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा वेग में परिवर्तन बटा में समय, समय अंतराल। ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु का त्वरण निकालना चाहते हैं कि इस वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों हमको किसी दो बिंदु को प्रारंभिक और अंतिम मान करके इसके त्वरण को निकालना होगा। हम मान लेंगे कि ये मेरा अंतिम है और ये मेरा प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक है और ये मेरा क्या है, अंतिम है। दोस्तों इसको जरा हम इरेज कर दें, बाकी चीज को हम क्या करते हैं, मिटा दें, वो समझाने के लिए था। ठीक है दोस्तों, तो हम बोले थे कि जब किसी दो राशि के अनुपात में तीसरी राशि प्राप्त हो तो इन दो अक्षों के बीच का जो ढाल होगा वही मेरा उस तीसरी राशि को बतलाएगा। तो वेग और समय का जो ढाल है दोस्तों कहीं ना कहीं नहीं होगा ढाल, और ये जो ढाल होगा अनुपात वाले में ढाल को देखेंगे और गुणनफल वाले में क्षेत्रफल को देखेंगे। तो चूंकि ये तीसरी राशि अनुपात से आ रही है तो इस ग्राफ में ढाल निकालेंगे। तो ढाल निकाल के देखते हैं क्या होता है। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ढाल देख लेते हैं क्या होता है। तो ढाल बराबर बताइए क्या हो जाएगा, ढाल बराबर हो जाएगा बी सी बटे में ए सी। बी सी का मान कितना है, यहाँ पे 20 है बिंदु और यहाँ पे 100 है, तो 100 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 80 बटे में एसी में क्या है, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 10 है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 40। तो दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ढाल को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार हमको वेग और समय ग्राफ से त्वरण निकालने का सूत्र पता चल गया। ठीक है दोस्तों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई तीसरी राशि दो राशियों के अनुपात से प्राप्त होती हो तो दिए हुए ग्राफ में ढाल निकालेंगे, और अगर कोई तीसरी राशि दो राशि के गुणनफल से प्राप्त होती हो तो दिए हुए ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र लिखने के बाद खुद पता चलेगा कि परिवर्तन जो है मेरा अनुपात में है या गुणनफल में है। अनुपात में है तो ढाल और गुणनफल में है तो इसका क्षेत्रफल। आइए दोस्तों, वेग और समय ग्राफ से किसी वस्तु का विस्थापन क्या होगा उसको निकालना सीखते हैं। हम मान रहे हैं कि कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग टाइम t बराबर 10 सेकंड पे ये था, और उसी वस्तु का अंतिम वेग टाइम t बराबर 50 सेकंड पे ये हो गया। यानी कि ग्राफ कुछ यहां से यहां तक का हो गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम विस्थापन बराबर सूत्र लिखेंगे। क्या होता है विस्थापन बराबर सूत्र होता है, बताइए क्या होता है, वेग गुणे समय। दोस्तों हम बताए थे कि जब किसी दो राशि के गुणनफल से तीसरी राशि प्राप्त होती हो तो ग्राफ का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दोस्तों हमको क्षेत्रफल देखिए कहां कहां का निकालना होगा, ए बी सी और डी का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो दोस्तों हम बीच में एक लाइन देते हैं, पॉइंट देते हैं ए, जिसका हम नाम देंगे पी। दोस्तों अगर हमको विस्थापन निकालना होगा तो विस्थापन बराबर हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अगर हमको विस्थापन निकालना होगा तो हमको इस पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमको विस्थापन निकालना होगा तो इन पूरे ग्राफ के क्या करना पड़ेगा, हमको क्षेत्रफल
निकालना होगा। तो आइए दोस्तों हम इस क्षेत्रफल समलंब, आइए दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन को इसको दो भागों में बांट करके सॉल्व किए थे। दोस्तों इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से बेग समय ग्राफ से विस्थापन निकालेंगे। दोस्तों इस समलंब चतुर्भुज को सबसे पहले हम किनारे निकालेंगे, ठीक नाम देंगे AD, ABCD। AD यानी कि ये दूरी 20, CB ये BC यानी कि ये दूरी जो है मेरा 100, और दोनों के बीच की दूरी 50 से 10 यानी कि इनका बीच का दूरी कितना हो जाएगा मेरा दोस्तों 40। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग बट्टे में 2, इन समांतर भुजाओं का योग बट्टे में 2 गुणे इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि CD। तो समांतर भुजाओं का योग दोस्तों 20 + 100 बट्टे में 2 गुणे उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 40। तो जब हम इसको गुणा भागा करेंगे तो 60 से 120 कट जाएगा, 60 × 40 यानी कि 2400 मीटर। दोस्तों इस वेग और समय ग्राफ का जो विस्थापन आएगा इन ग्राफ के क्षेत्रफल से ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी दो राशि का गुणनफल से तीसरा राशि प्राप्त होता है तो दिए हुए ग्राफ का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, निकालने के बाद मेरा विस्थापन 2400 मीटर आएगा। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब हम दो बिंदु पे चर्चा करेंगे, उन दोनों बिंदुओं का नाम है समान त्वरण और असमान त्वरण। वेग और समय ग्राफ में दो केस आएगा, कब मेरा त्वरण समान होगा और कब मेरा त्वरण असमान होगा। दोस्तों हम दो ग्राफ देंगे, उन दोनों ग्राफ से आपको पहचानना है और मैं बताऊंगा भी कैसे। आइए दोस्तों अब हम असमान त्वरण के लिए वेग और समय के ग्राफ को समझेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय। ठीक है दोस्तों, वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। दोस्तों मेरे पास दो ग्राफ है और उस ग्राफ को हम समझेंगे इस सूत्र से। पहला ग्राफ देखिए दोस्तों मेरे पास ये है। इस ग्राफ में इस अक्ष को हम वेग मानेंगे जिसको हम लोग v बोलते थे, और इस अक्ष को हम लोग समय मानेंगे जिसको हम t बोलते थे। एक और ग्राफ खींचेंगे, इसको t मानेंगे, इसको भी दोस्तों v मानेंगे। दोस्तों इसमें दो ग्राफ खींचेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। एक मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा और एक मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि जब मेरा कोई ग्राफ दिया हो, उस ग्राफ में जो चीज तीसरी राशि निकालनी हो उस राशि के सूत्र देखेंगे तो वेग बटे में समय यानी कि अनुपात से आ रहा है, तो किसी भी बिंदु का हम ढाल देखेंगे। इस बिंदु का ढाल देखिए दोस्तों, प्रत्येक बिंदु का अगर हम ढाल निकालेंगे यानी कि θ1, यहाँ θ2, यहाँ θ3। दोस्तों हम देख रहे हैं कि मेरा ढाल कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, यानी कि ढाल मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ढाल बढ़ेगा दोस्तों, तो ढाल बढ़ेगा यानी कि त्वरण बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगा यानी कि त्वरण बढ़ेगा। तो इस प्रकार से त्वरण जो है मेरा असमान है, क्योंकि इसका ढाल जो है समान नहीं है। अब इस केस में देखते हैं दोस्तों, एक बिंदु पे ढाल अगर हम मानते करते हैं, इस बिंदु ए की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम ढाल खींचेंगे तो ढाल कुछ इस तरह का होगा। अगर बिंदु बी पे खींचेंगे तो ढाल मेरा कुछ इस तरह का होगा। सी पे खींचेंगे तो ढाल मेरा कुछ इस तरह का होगा। दोस्तों इस केस में मेरा त्वरण बढ़ रहा था क्योंकि ढाल बढ़ रहा था, लेकिन इस केस में मेरा त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब ढाल क्या है, घट रहा है। तो ये जो है ये भी असमान त्वरण है, ये भी असमान त्वरण है। इसमें त्वरण का मान बढ़ रहा है, इसमें त्वरण का मान क्या है, घट रहा है। ये दोनों ग्राफ को बच्चों देख लेना है, क्योंकि इसमें ढाल बढ़ रहा है इसलिए मेरा त्वरण बढ़ रहा है, इसमें ढाल मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ढाल घटेगा तो त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है दोस्तों।